नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना के सामने है कई चुनौतियां, लेकिन इससे निपटने को हम है पूरी तरीके से तैयार। सेना का पद संभालने के बाद नए आर्मी चीफ ने दी पाकिस्तान और चाइना पर को चेतावनी, खास करके LAC पर घुसपैठ हुई तो करारा और घुस कर मारेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। चीन की तरह LAC के पास 6 एयरफील्ड बनाएगी वायु सेनाएं। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों की यात्रा 65 घंटों के दौरान 25 कार्यक्रमों में शामिल। आ गया है पूरा शेड्यूल, वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन सबके इतर दोस्तों, 67वें दिन जेलेंस्की ने पलट दी बाजी। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच 23,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा, यानी रूस के अब तक 23,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। ये यूक्रेन ने दावा किया है, पुतिन कर रहे हैं चौतरफा हमला। तो एक एक करके बताएंगे। जहां मुश्किल में फंसे पाकिस्तान को फिर से सऊदी ने बचाया। 8 अरब डॉलर का कर्ज देगा। शहबाज शरीफ को कामयाबी हाथ लगी है। वहीं आपको बता दें, रूस ने सभी टॉप वैज्ञानिकों को खरीदने का प्लान बना लिया है। रूस के सभी टॉप वैज्ञानिक अमेरिका खरीदेगा। बाइडेन ने लॉन्च किया ऑपरेशन पेपर क्लिप। पुतिन भी हुए हैं परेशान। एक बात तो है सच्चाई, जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा वही महाशक्ति बनेगा आने वाले समय में। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पे अफगानिस्तान में काबुल में 2 दिनों के भीतर दूसरा भीषण धमाका, 1 महिला की मौत समेत कई घायल, वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे एक एक करके विस्तार से। जहाँ पे क्या रूस के राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियां सौंपने जा रहे हैं इस नए जासूस के, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मानते हैं दोस्तों, जिस तरीके से देश भर में नया कानून आया जा रहा है, मुस्लिम उसका कर रहे विरोध, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओवैसी ने भी विरोध करने का ऐलान किया। वहीं मन से राज ठाकरे जो आज औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। पहले बड़ी अपडेट, भारतीय सेना के सामने कई चुनौतियां, लेकिन हम इससे निपटने को तैयार। पदभार संभालने के 1 दिन बाद बोले नए आर्मी चीफ नरवणे। दरअसल भारतीय सेना के अनुभवी अधिकारी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के जाने के बाद अब मनोज पांडे ने थल सेना चीफ की कमान संभाल ली है। लेकिन आपको बता दें, सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है जिन्होंने MM नरवणे की जगह ली है। इस पर प्रमुख पद पर नियुक्ति होने के बाद थल सेना ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मेरे लिए ये गर्व की बात है, मुझे थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है, जिसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के लिए कार्य में बखूबी बल दिया है। लेकिन आपको बता दें, इन सब की तरह अगर देखा जाए तो इस बीच जो थल सेना चीफ मनोज पांडे ने कहा है कि हम सबसे बड़ी चुनौतियां जो है उन्हें LAC पे घुसपैठ की है, जिसे रोकने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। और अगर पाकिस्तान फिर से घुसपैठ की कोशिश की तो हम इससे निपटने के लिए और घुस कर मारने के लिए भी हमारी सेनाएँ जो है पूरी तरीके से तैयार है, यानी घुस कर मारेंगे। मनोज पांडे का बड़ा ऐलान निकल के आया है और उन्होंने दोनों देशों को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है और दुश्मन देशों को उन्होंने साफ साफ हिदायत दी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट, ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। चाइना की तरह चीन की तरह LAC के पास 6 एयरफील्ड बनाने जा रही है वायुसेना का बड़ा ऐलान। दरअसल भारत चीन के बीच वर्ष 2020 में टकराव के बाद चाइना ने LAC से निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी तरफ आधा दर्जन नए एयरफील्ड तैयार कर लिए हैं, जबकि पहले भी उनके पास 1 दर्जन नए एयरफील्ड सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट मौजूद थे। चाइना की चुनौती से मुकाबले के लिए भारत की ओर से सीमाई क्षेत्रों में नए एयरफील्ड विकसित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, वायुसेना ने सूत्रों के हाल ही में संसद की एक समिति ने समक्ष दिए बयान का हवाला देते हुए कहा है कि LAC के निकट चाइना के पहले से मौजूद एयरफील्ड और पिछले 1 करोड़ की बात करें तो 1 से 1.5 वर्षों के दौरान। आपको बता दें कि
वायुसेना की इस ताकत से चाइना कहीं ना कहीं बेचैन है, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि जैसे कतर से मुंहतोड़ जवाब देगी अगर भारतीय सेनाएं जो है वो एयरफील्ड बनाएंगी। दरअसल एयरफील्ड आपको बता दें, जिस तरीके से अरुणाचल समेत तमाम इलाकों में भारतीय सेनाओं ने अपनी मजबूती के लिए एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वायुसेना को फाइटर जेट उतरने के लिए जो सड़कें बनाई गई 3-3 किलोमीटर को, और उसी तरीके से एक एयरफील्ड भी होती है जहाँ पे फाइटर जेट और लड़ाकू विमान को उतारे जा सकते हैं। यानी आपात स्थिति में या युद्ध की सिचुएशन में फाइटर जेट को उतारा जा सकता है और यहाँ से उड़ान भी भरी जा सकती है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 मई से करेंगे 3 देशों की यात्रा। 65 घंटों के दौरान 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 50 बिजनेसमैन से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वो लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भारत का डंका जो है वो बजाने यूरोपीय देश तो जा ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच इसके कई मायने भी हैं। लेकिन इन सब के इतर 65 घंटे में जिस तरीके से बिजी शेड्यूल है और 25 कार्यक्रमों में शामिल होना है, 50 से ज़्यादा जो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप में पीएम मोदी का जो दौरा है वो काफ़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से बिजी है। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और आपको बता दें कि ये इस साल होने वाली उनके पहली विदेश यात्रा भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा का शेड्यूल भी जारी हो गया है और ताबड़तोड़ तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोग लगे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आर्थिक संकट के चलते सबके निशाने पर राजपक्षे सरकार। शक्तिशाली बौद्ध धर्मगुरुओं ने दी फरमान जारी करने की धमकी। दरअसल श्रीलंका के शक्तिशाली बौद्ध धर्मगुरुओं ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक फरमान जारी करने की धमकी दी। बौद्ध धर्मगुरुओं ने देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ करने में विफल करने के लिए उनके खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। बीते 9 अप्रैल को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए क्योंकि सरकार के पास महत्वपूर्ण आयात के लिए पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आ रही है। गौरतलब है कि हाल ही में बौद्ध धर्मगुरुओं, नागरिक संस्थाओं और व्यापार मंडलों ने मुख्य रूप से बौद्ध राष्ट्र में एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग की और अब बौद्ध धर्मगुरुओं ने अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ करने के लिए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को भी कहीं न कहीं एक तरीके से इस्तीफे का दबाव बना दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। युद्ध के 67वें दिन जेलेंस्की ने पलट दी बाजी। 23,000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों के मारने का किया दावा। बौखलाए पुतिन कर रहे हैं चौतरफा हमला। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के बीच रूस के सैनिकों को एक संदेश भेजा है। ये संदेश नहीं, एक तरीके की चेतावनी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे रूसी सैनिकों से जो युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन आए हैं वे सभी अपनी जान बचा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश की सेना ने अभी तक 23,000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है। इसी बीच खबर यह है कि कैंसर से जूझ रहे रूसी राष्ट्रपति अगले कुछ दिनों में अपनी शक्तियाँ अपने भरोसेमंद जासूस को भी सौंप सकते हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने रूसी सैनिकों को एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर देने का आग्रह किया है। वहीं ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा है कि हर रूसी सैनिक अभी भी अपनी ज़िंदगी बचा सकता है। उन्होंने रूसी सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप तत्काल जिंदा रहना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। एक और अपडेट लेते हैं। मुश्किल में फंसे पाकिस्तान को फिर सऊदी ने बचाया। $8 अरब का कर्ज देगा शहबाज शरीफ को बड़ी कामयाबी। इमरान खान को हटाकर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सऊदी अरब से 20 साल का कर्ज लेने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $8 अरब का 20 साल का कर्ज देने के लिए तैयार भी हो गया है। इस बीच पाकिस्तान अखबार द न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहली यात्रा के दौरान देश की बीमार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए इस्लामाबाद को लगभग $8 बिलियन का बड़ा पैकेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। द न्यूज़ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पैकेज में
तेल, वित्त पोषक सुविधा दोगुनी करना, जमा व सकुशन के माध्यम से अतिरिक्त धन और मौजूदा $4.2 बिलियन को रोल ओवर करना शामिल है। तो ये एक तरीके से हम अगर बात करें तो लगातार बड़े पैमाने पर कल पहुंचे शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब ने ये तोहफा दिया। हालांकि आपको बता दें इमरान खान से जो है रिश्ते सऊदी ने एक तरीके से अलग ही निभाए थे और यही कारण है कि इमरान खान से अलग रिश्ते निभा रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान से। इस समय हम चलते हैं और अपडेट। रूस के सभी टॉप वैज्ञानिकों को खरीदने का प्लान, बाइडेन ने लॉन्च किया ऑपरेशन पेपर क्लिप, पुतिन परेशान। दरअसल अब अमेरिका ने रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद अब एक नया अलग ही ऐलान कर दिया है, जिसमें रूस के सभी टॉप वैज्ञानिकों को खरीदने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस को सिर्फ प्रतिबंधों से नहीं जकड़ा, बल्कि अमेरिका ने रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को भी बर्बादी करने का फैसला कर लिया। और अब इसके लिए अमेरिका ने रूस के टॉप डिफेंस वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित करने वाला ऑफ़र दिया है। और अगर रूसी वैज्ञानिक अमेरिका के ऑफर्स के झांसे में आते हैं तो यकीनन रूस के डिफेंस इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रूस के साइंस और टेक्नोलॉजी बेस को बर्बाद करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अमेरिका में आकर्षित करने के लिए एक अभियान चलाने की योजना बनाई। अमेरिका CIRN परमाणु प्रयोगशाला में रूसी भौतिकविदों को कम करना जारी रखने की मदद की योजना बना रहा है, ताकि अगर रूसी वैज्ञानिकों का वीज़ा खत्म हो जाए तो उन्हें वापस लौटने की ज़रूरत ना हो। राष्ट्रपति बाइडेन की इस योजना का पहली बार खुलासा ब्लूमबर्ग ने 29 अप्रैल को किया था। दावा किया है कि इस योजना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने $33 अरब के सप्लीमेंट्री बिल को मंजूरी दे दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थर्मल पावर प्लांट के कोयला स्टॉक की समीक्षा की। कहा कोई कमी नहीं, दिल्ली को डिमांड के मुताबिक मिलती रहेगी बिजली की बढ़ती मांग के बीच केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को जरूरी एवं मांग के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। बिजली और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री के दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति करने वाले संयंत्रों एवं अन्य संयंत्रों में कोयला स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये बात कही है। समीक्षा बैठक के दौरान RK सिंह ने कहा है कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी को उनकी मांग के मुताबिक बिजली मिलेगी। बैठक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में NTPC और DVC को ज़रूरत के हिसाब से दिल्ली को बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक में कहा गया है कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति की कोई किल्लत नहीं है, दिल्ली की सारी ज़रूरत की पूरी की जा रही है और शुक्रवार को दिल्ली में बिजली की मांग करीब 123 मेगावाट रही। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, काबुल अफगानिस्तान में लगातार हो रहे भीषण हमले, एक बार फिर से हुए भीषण हमले। दरअसल 2 दिनों में दूसरा बड़ा भीषण हमला, इनमें भी कई लोगों की मौत। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान में बम धमाके का सिलसिला जारी और यहाँ रमजान के पवित्र महीने में भी मस्जिदों में धमाके का आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ईद उल फितर की छुट्टी के मौके पर भी देश में हिंसा जारी है। शनिवार को काबुल में एक पैसेंजर बम धमाका, जिसके बाद कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और ये अफगानिस्तान की राजधानी में 2 दिनों के भीतर हुआ बड़ा धमाका है। ईद के मौके पर देश में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने शनिवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ली। समूह के टेलीग्राम चैनल पर ये सूचना दी गई है। काबुल कमांडर के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा है कि एक महिला की मौत हुई थी और 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। इससे एक दिन पहले काबुल की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के भीषण बम धमाका हुआ था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां विवाद, इफ्तार पार्टी में हिंदुओं को परोसा गया गोमांस, सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा। अब आप समझिए बांग्लादेश में क्या खबर निकल के आई। बांग्लादेश के सिलहट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से आयोजित एक बीफ पार्टी में हिंदुओं को गोमांस परोसा गया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। विवाद वाली बात ये थी कि पार्टी के मेन्यू के मुताबिक बीफ की जगह कोई दूसरा डिश लेने का विकल्प ही नहीं था। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आपको बता दें, बांग्लादेश के दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी में करीब 20 हिंदुओं ने प्रतिभाग भी किया था। इस तरीके के आयोजन में आमतौर पर मुस्लिमों के साथ अन्य समुदाय के लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी प्लेट में गोमांस परोसा गया तो हिंदू कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हो गए। इस घटना के बाद BNC के छात्र संगठन का स्थानीय नेता कनक कांति ने सोशल मीडिया पर इफ्तार पार्टी को एक तमाशा बताया। उन्होंने लिखा है कि इसमें इफ्तार का आनंद लिया और हम हिंदू बस देखते रह गए। और वहाँ एक अन्य सदस्य मंटू नाथ ने लिखा कि 20 हिंदुओं को मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को उपवास तोड़ते हुए देखना पड़ा।
और जिस तरीके से गू मांस खिलाया गया ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से बेहद ही चिंताजनक है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है एक और, आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद छोड़ने के अटकलें तेज, इस जासूस को सौंप सकते हैं अपनी शक्तियाँ। दरअसल आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति भवन से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें क्रेमलिन के वरिष्ठ सूत्रों ने दावा किया है कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति कुछ दिनों पहले अपना पद छोड़ सकते हैं। उनकी जगह एक शक्तिशाली शख्स के रूप में रूस कमान सौंप सकता है। आपको बता दें ये क्रेमलिन के बड़े अधिकारी ने यह दावा सनसनीखेज किया और यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध पर निमंत्रण छोड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत जल्द उनके कैंसर की सर्जरी होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति कथित तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रमुख और पूर्व एफएसबी चीफ निकोलाई त्रेसुलोव को देश का बागडोर सौंप सकते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत में जेसीबी पर क्यों बैठे पीएम बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन की मुस्लिम सांसद नादिया ने संसद में उठाए सवाल। दरअसल पिछले दिनों भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का गुजरात दौरे के दौरान जेसीबी मशीन पर बैठना अब ब्रिटेन में राजनीतिक मुद्दा बन गया है और ब्रिटेन में विपक्षी दलों ने संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की निंदा की और उनके ब्रिटिश स्वामित्व वाले बुलडोजर कारखानों का दौरा करने का फैसले पर सवाल उठा डाला है। दरअसल भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद नाडिया लेबर पार्टी के कई सांसदों ने बोरिस जॉनसन के जेसीबी पर बैठने पर सवाल उठाए थे, तो ये हंगामा ब्रिटेन में चल रहा। हम चलते हैं एक और अपडेट। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी पर बढ़ के एआईएमआईएम चीफ असद ओवैसी बोले देश में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। देश भर में इस समय समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इसी बीच आपको बता दें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी ने बीजेपी पे हमला बोला और उन्हें समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा कि इसकी देश में कोई ज़रूरत नहीं है। एक कानून का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि गोवा में दूसरी शादी करने का कानून है तो वहाँ तो बीजेपी सरकार भी है, इसमें क्यों रोक नहीं लगाती है। गोवा नागरिक संहिता के अनुसार हिंदू पुरुषों और दूसरी शादी का अधिकार है यदि पत्नी 30 साल की उम्र तक एक पुरुष बच्चे को जन्म देने में विफल रहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा क्या वो गोवा नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करेगी। देश के लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवैसी ने शराब के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ पर शराब क्यों नहीं बैन लगाते हैं। समान नागरिकता संहिता और कॉमन कोड में फ़र्क है क्या। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र राज ठाकरे का आज औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर भगवा दल भगवा झंडा लगाए इकट्ठा हुए लोग। ओवैसी बोले खुद को बड़ा हिंदू नेता बनाने की होड़ मची है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़े घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और औरंगाबाद में रैली करेंगे। रैली के लिए राज ठाकरे शनिवार सुबह पुणे से रवाना हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ सभी की अनुमति दे दी थी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बाद से ही राज ठाकरे और उनकी पार्टी उद्धव सरकार पर हमलावर है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी रहा। राज ठाकरे रैली से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसा। राउत ने कहा है कि जो लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं वो एक ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को गंजा बता चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे के योगी के भगवा कपड़ों पर भी अपमान उन्होंने किया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पटियाला में हुए हिंसा का मास्टरमाइंड साजिशकर्ता गिरफ्तार। सीआईए ने मोहाली से किया गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पटियाला से मास्टरमाइंड बरिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता वही है। खबर के मुताबिक आरोपी विस्तारा फ्लाइट के जरिए मुंबई से सुबह 7:30 बजे मोहाली पहुंचा था। यहां सीआईए की टीम ने एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पटियाला में खालिस्तान विरोधी रैली के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान करीब 4 लोग घायल हो गए थे। खबर है कि परवाना सिख समूह दमदमी टकसाल राजपुरा का प्रमुख है और इससे पहले भी उस पर सोशल मीडिया के जरिए उग्रवाद भड़काने के आरोप लग चुके हैं। साथ ही वो यूएपीए और सन 1984 के दंगों को लेकर भी अपने बयानों के चलते चर्चा में रहा है।
इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। 6 FIR दर्ज हो चुकी थी, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने को लेकर अब गिरफ्तारी हुई है। एक और अपडेट, पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की मांग। बीएससी के सीईओ ने मुफ्त राशन स्कीम को सराहना की है। दरअसल आपको बता दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार देने पर विचार करना चाहिए और इनके लिए चौहान ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने देश के गरीबों को मिली मानवीय सहायता के लिए भारतीय नागरिक के तौर पर हमें गर्व होने की बात कही। चौहान ने कहा है कि कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की सीमा से हमें सभी सुविधाएं देने के लिए हम सरकार के आभारी हैं। आज भी अविश्वसनीय काम है जिसमें न हमने या था दुनिया ने माना भी है। इस दौरान उन्होंने बीते साल नोबेल पुरस्कार पाने वाले संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के और सरकार के प्रयासों की भी तुलना की थी। तो ये चीज़ भी निकल के आई है और उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री मोदी को देने की अपील की है। फिलहाल बड़ी खबर